के सेशन में स्वागत है। ऊर्जा के स्रोत ये चैप्टर हमारा आजकल चल रहा है। उसमें आज हम लोग एक और सेशन ले रहे हैं, वो है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तो जैसा हम लोगों ने पहले जो इसका सेशन कर रहा था उसमें यह समझा था, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक। तो आज हम लोग ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की बात कर रहे हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये पारंपरिक स्रोत है इसका क्या अर्थ है। तो ऊर्जा के वह स्रोत जो जन साधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम कहते हैं पारंपरिक स्रोत, जो वर्षों से हमारे इस धरती पर हैं और अभी तक हम उनका यूज कर रहे हैं और उन पे अगर हम कहें हमारी दिनचर्या बहुत कुछ एक डिपेंडेंट है। मीन्स हमारा जो एक पारंपरिक, जैसे हम कहते हैं ना, परंपरा चलती आ रही है, तो एक उनको यूज करने की एक परंपरा चलती चली आ रही है। तो इनके उदाहरण क्या हैं, तो थोड़े उदाहरण से तब आपको समझ में आएगा पारंपरिक स्रोत का क्या मतलब है। जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है। सो ये जो है, जो हमें जीवाश्म से मिलता है, जो इनको हम इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये आप लोग जानते हैं वर्षों लगते हैं इनको बनने में। तो एक इसका ये एग्जांपल आ गया। थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र, जो हमें ये जो हमारा जो हम लोग अपना ये जो एक इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट करते हैं उससे एक रिलेशन आ जाता है। फिर जल विद्युत संयंत्र, जो हम जल से जब अपनी कोई एक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं वो आ जाता है। फिर आता है जैव मात्रा, बायोमास, जो हमें बायोमास से ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसकी हम बात करेंगे इसमें। फिर पवन ऊर्जा एक आ जाती है, फिर एक पवन ऊर्जा आ जाती है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो एक पारंपरिक अगर कहें सोर्सेस हैं जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, ये उनके उदाहरण हैं। और अब जो आने इस सेशन में और आने वाले सेशन में हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो कोयला पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, तापीय विद्युत संयंत्र का क्या अर्थ है, फिर जल विद्युत संयंत्र। मीन्स अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत कुछ हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी सोर्स पर डिपेंडेंट है। तो ये कैसे जनरेट हो रही है, कैसे वाटर से जनरेट हो रही है, तो वो हम लोग आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये जो पारंपरिक हमारे सोर्सेस हैं इनके थ्रू हम एक एनर्जी ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, जिससे हमारे जो बहुत से जो रोज के काम है वो हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे। जीवाश्म मीन्स फॉसिल्स। तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद होता है। जो उनके जो फॉसिल रिमेन्स हो जाते हैं, जैसे हम कोयला लें, पेट्रोलियम लें, तो ये क्या है, ये जो हमारे जो एनिमल्स जो हैं वो अगर हम कहें करोड़ों वर्षों पहले वो इस धरती पर थे, जब उनका वो नहीं रहे, वो किसी मिट्टी में कहीं जल के अंदर वो दब गए, तो वो जो फॉसिल्स है उनमें जब एक ऐसा प्रोसेस चलता है और तब ये फ्यूल्स बनते हैं जिनको हम प्योरीफाई करके अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये और किसी से नहीं, जो जीव दब गए हैं उनसे ही, उनका जो एक प्रोसेस से ही ये वाले जो ईंधन है ये बने हैं। तो ये इसके उदाहरण जो मैंने एक दो बार और आपके सामने बोला, कोयला और पेट्रोलियम। अब ये जो इनका जो निर्माण होता है प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद होता है। वो जैविक प्रक्रिया चलती है कैसे, अगर कहें तो एक, अगर आप एनिमल बॉडी है तो कैसे वो डिट्योरेट हो रहा है, उस पर कैसे बैक्टीरिया कैसे वो काम कर रहे हैं, और कैसे जो अंदर उनके जो कार्बन कंपोनेंट है वो एक फ्यूल के रूप में बदल रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ये चल रहा होगा क्यों हम कह रहे हैं ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनको हमें बहुत ध्यान से इनको हमें बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि ये खत्म होने की प्रक्रिया में है, क्योंकि वो करोड़ों वर्ष लग रहे हैं।
तो वो तो ये समझ लीजिए कि अब जो उनकी क्वांटिटी है वो तो एक इतनी जल्दी नहीं बन रही है, लेकिन यूज हम ज्यादा करते चले जा रहे हैं, तो उनका अगर हम कहें तो एक डिप्लीशन हो रहा है, एक कमी हो रही है। और फिर ये जो लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत, ये जो है, इसलिए इनका जो यूज है, इनका हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। और इनका क्योंकि हम एक जो अगर इनका भंडारण करना है तो वो भी हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है जहां हम इनको रख सकते हैं। भारतवर्ष में विश्व का 60% को, सॉरी, भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम कितना है, 250 वर्ष, 250 ईयर्स तक और वो चल सकता है। तो ये सोचिए कि 250 ईयर्स तो हम आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, आज का जो कंजम्पशन रेट है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में हम कहें वो 250 नहीं, वो 100 ही रह जाए, वो 150 वर्ष ही रह जाए। तो ये क्योंकि ये जो है हमारा इनका वो जो एक उनका बनने का प्रोसेस, उनका यूज करने का प्रोसेस, तो इन सब पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसा हम लोग कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस ये हमारे अनलिमिटेड है, लेकिन अब हमारी भाषा चेंज हो रही है क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है और वो जो उनका बनने का प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। अब आप ये देखें, अगर ये जल के नीचे दबे हुए हैं, जैसे हमें पेट्रोल है, ये हमें जो समुद्र है उनको बहुत अंदर गहराई तक खोदने पर मिलता है। अब वहां पे अगर पॉल्यूशन हो गया, उनका लेवल डिक्रीज हो गया, तो क्या ये जो जीवाश्म ईंधन बनने का प्रोसेस है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तो वो जो है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन है, किसी चीज का हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर हम जहाँ कहीं पानी का स्रोत है वहां पे हम ढक के अपनी बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये सब जो है अगर हम इस टाइप से अगर चीजों को ढकते चले जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को रोकते चले जाएंगे, तो आने वाले वर्षों में ये जो हमें ईंधन एक नेचुरल वे में प्राप्त हो रहा है उस पे एक हमारे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अच्छा, अगर हम कोयले पर निर्भरता देखें तो कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया है उसने। हम जानते हैं कि जो हमारा पहला स्टीम इंजन बना था तो कोयले का ही क्या करा था, कोयले को जलाया था, वाटर को वेपर रूप में चेंज करा था, और वो जो भाप बनी थी, वेपर बनी थी, उसने इंजन को आगे चलाया था। तो ये अब जितनी मशीन चलनी शुरू हुई वो भाप से चलनी शुरू हुई थी। नहीं तो उससे पहले क्या था, इंसान अपने हाथों से ही काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जो औद्योगिक क्रांति आई, जो एक मशीनों से काम करने का आया, तो उसमें अगर हम देखें कोयले का एक बहुत बड़ा रोल था। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं। क्योंकि आप देखें कितना, अगर हम देखें हमारी लाइफ कितना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी पर है, हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे जनरेट कर रहे हैं? तो अगर जब हम देखेंगे आने वाले सेशंस में, जब हम देखेंगे आने वाले सेशंस में, तब हमें और पता चलेगा कि कैसे हम ये जो हमारा ये जो ऊर्जा हमें मिल रही है कोयले से, इन सब से, तो ये कैसे इसको एक हमें बहुत समझदारी से यूज करने की नीड है। आज भी ऊर्जा की कुल खपत का अधिकांश भाग, अगर हम कहें 70% कोयले से वो पूरी की जाती है। हमारी अपनी नॉलेज में नहीं है क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं गए हैं, लेकिन आज भी हम देखें तो कोयला एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। मीन्स उसको हम जब कोयले को जला रहे हैं तो उससे जो हीट हो रही है, उससे क्या क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये आजकल के टाइम में भी इंडस्ट्री में कोयला यूज हो रहा है। और जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता की बात करें तो घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन और प्राकृतिक गैस ये है। तो अभी भी अंगीठियां हम जलती हुई देखते हैं गाँव में। आप के रोड के किनारे आप खड़े देखेंगे तो वो अपने क्या है, कोयले में ही जला के आपका, जैसे तंदूर है, ये सब जो काम हो रहा है ये उसी की ही सहायता से हो रहा है। वाहनों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी,
तापीय विद्युत संयंत्र में भी तो जीवाश्म ईंधन जो है हम देख रहे हैं, हम कहीं भी ले तो किसी ना किसी एक प्रकार का ईंधन हम यूज कर रहे हैं। अगर घर में बैठे हैं तब भी हम कुछ यूज कर रहे हैं, हम गैस जला रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं किसी व्हीकल से तो उसमें हम वो यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं तो उसमें कोयला यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार या केरोसिन यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, हम किसी भी हम जगह खड़े हो वहां पे हम किसी ना किसी प्रकार का जो जीवाश्म ईंधन है उसका यूज कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार की एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब जो जीवाश्म ईंधन जलाने पर ये जो हम क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है और उससे बहुत हानियां हो रही हैं। वो क्या प्रदूषण कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। तो इसमें जब ये ईंधन जलता है तो उससे क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ये वायु प्रदूषण करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा हो जाती है। और ये जो अम्ल वर्षा होती है मींस एसिडिक रेन जो होती है, उससे आपका जो एक मिट्टी है उसमें एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जिससे जो फसल है वो खराब हो सकती है। प्लस हर खेत में हर जगह पानी होता है, तो वो एसिड की कंसंट्रेशन अगर पानी में मिल जाए और वो पानी बह के, तो पानी तो बहने की चीज है, वो आगे आगे चलता जाएगा और उतनी ही एसिडिटी इंक्रीज करता जाएगा। तो आप जानते हैं खेती में हमें एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल चाहिए होती है, उसका जो एसिडिटी कंटेंट है वो एक मेंटेन करना चाहिए। ये सब अगर डिस्टर्ब होता है तो अगर हम देखें तो हम पूरी, अगर हम कहें फूड चेन जो है, अगर फूड वेब है वो पूरा एक डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब पौधे नहीं है तो उनको खाने वाले जानवर पे इफेक्ट पड़ेगा। और या या तो वो वैसे ही जो एक नुकसान वाली चीजें वो उनमें जाएंगी और उन जानवरों को जो और खा रहे हैं उनमें वो चीज जाएगी। तो इस प्रकार से देखें तो एक प्रदूषण एक जगह नहीं है, वो फैलता हुआ चला जाता है। तो ये ईंधन से जो हम, तो इसलिए जीवाश्म ईंधन को हम देखते हैं कि कैसे उनको एक कंट्रोल वे में यूज करें कि प्रदूषण पे कंट्रोल हो सके। जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो हीट है वो ऊपर जानी चाहिए, लेकिन जब एक ऐसी लेयर बन जाती है कि हीट ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है, वो नीचे ही रह जाती है, तो इससे अगर हम जानते हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग का आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अब अम्लीय वर्षा की जो मैंने बात करी थी, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं कि ये जब हम ईंधन जलाते हैं तो इससे कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं और इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। मीन सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और ये सब जब हमारे मिट्टी में, जल में मिलते हैं तो जैसा अभी बताया था, इसका जो प्रदूषण है वो फैलता चला जाता है। अच्छा, ये जो इस ईंधन से जो उत्पन्न प्रदूषकों को कम करने के उपाय क्या हैं? तो ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, तो वो अगर हमें उपाय मालूम होंगे हम उस पर काम करेंगे तो प्रदूषण को रोक सकते हैं। दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके और हानिकारक गैसेस तथा राखों को वातावरण में फैलने से बचाने वाली विभिन्न तकनीकों द्वारा, कि कैसे हम जो स्मोक है, आपने देखा चिमनी लगती है कि काफी दूर तक जाए कि हमारे जो नीचे का जो एक अगर कहीं एटमॉस्फेरिक लेयर है उसको वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा, इनका जो संरक्षण करने के क्या कारण है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन जैसा कहा था कि खत्म हो रहे हैं, तो इनका संरक्षण की जरूरत क्यों है, कि ये जो है ये ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत है और प्रकृति में जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडार है। तो वो, क्योंकि वो तो करोड़ों वर्ष पहले, अब नए एक तो वैसे ही हमारे एनिमल्स कम हो रहे हैं और उनकी भी क्या है, वो इतना, अब वो कहीं ये जरूरी नहीं है वो जल में कहीं वो है, कहीं कहीं वो ऐसे ही बाहर पड़े खराब होके उनका डिटोरेट हो जा रहा है कि वो एक फ्यूल में चेंज नहीं हो पा रहे हैं। और इसके साथ हम देखें जीवाश्म ईंधन बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो इन सब का ध्यान अगर हमें रहेगा तो हमें ये मालूम होगा कि जितना हमारे हाथ में उसको हम कैसे यूज करें कि थोड़ा और नया बने और एक हमारा बैलेंस
अगर कहीं हमारे इकोसिस्टम में बना रहे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में देखा, कैसे उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, और अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ ही वर्षों तक ये हम इनका उपयोग कर सकते हैं और फिर ये हमारी धरती से खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारा जीवन इस पे डिपेंडेंट है, हमारे जीवन भी एक, अगर कहीं जो एक बैलेंस बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग भी समझे, अगर जरूरत नहीं है उनको यूज नहीं करें, और अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे वो प्रदूषण नहीं करें, इसका आप लोग भी ख्याल रखिए। तो अगले सेशन में थोड़ा सा और हम देखेंगे कि ये इस चैप्टर में और क्या क्या है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।